अर्जुमन बानो अफशां का लिखा हुआ है, कोई भी आईना रो नहीं जो सदाकतों की शबी दिखाए। खुशामदों की निकाब ने सब छुपा दिए बेनिकाब चेहरे। कोई नया दर्द सौंप देंगे, कोई नया जख्म डाल देंगे। किरण किरण है जहर में डूबे हैं ज़ाहरन आफताब चेहरे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल चेयरमैन पीटीआई से IMF वफ्द की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की कुछ कहानी मंजर-ए-आम पे आई। उस मुलाकात का हिस्सा साबिक मुशीर मईशत मुजम्मिल असलम भी थे। उनसे कल मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी बयान की। उनसे मैंने ये सवाल किया कि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि आप लोगों के सामने आके IMF टीम ने आपसे गिले किए हैं कि आपने IMF का पैकेज नामुकम्मल ही छोड़ के मुल्की मईशत के साथ और IMF के साथ रूगर्दानी की थी। तो क्या इसमें सच्चाई है कि IMF की टीम ने आपके साथ गिले किए हों? तो उनका जवाब ये था कि IMF ने हमसे सवाल नहीं किए, बल्कि हमने IMF से सवाल किए हैं और IMF ने हमारे सवालों के जवाब में हमें मुतमईन करने की कोशिश की है। हमने IMF से सवाल किए हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। हमने IMF से सवाल किए हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहे। हमने IMF से सवाल किया कि आपने स्टैंड बाय अरेंजमेंट का फैसला क्यों किया। हमने IMF से सवाल किया कि पाकिस्तानी मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उससे किस तरीके से निकलेंगे। हमने IMF से सवाल किया कि आम आवाम की रिलीफ के लिए क्या सामान किया जाएगा। तो उसके जवाब में IMF टीम ने हमें मुतमईन करने की कोशिश की है। उनका यह भी क्लेम है कि IMF टीम ने मौजूदा हुकूमत की शिकायत उनके आगे लगाई हैं कि मौजूदा हुकूमत IMF की तय करदा डिमांड्स पर पूरा नहीं उतर सकी। मौजूदा हुकूमत को टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो शराइत उनके सामने रखी गई थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सकी। मौजूदा हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर मईशत के पहिए को चलाने के लिए जो इकदाम करना चाहिए थे उस पे पूरा नहीं उतर सकी। मौजूदा हुकूमत अपने बजट खसारे को कम करने के लिए इकदामात के फ्रेमवर्क पे पूरा नहीं उतर सकी। मौजूदा हुकूमत अपने बेशुमार मसाइल में घिरी हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों को मुतमईन करने आए हैं कि अगर कोई और हुकूमत आती है, कोई भी बड़ी पार्टी की हुकूमत आती है, तो ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये पाया तकमील तक पहुंच सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई और उसके बाद PTI से मुलाकात, PTI के बाद PMLN से मुलाकात, उसके अलावा किसी और से मुलाकात नहीं। ये जो नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी उनके साथ मुलाकात नहीं है। यानी बैनुल अक़वामी सियासत ये समझती है कि अब भी 3 बुरज हैं सियासत के पाकिस्तान के अंदर। वो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आ सकती हैं। वो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके साथ मुस्तक़बिल का लाहेअमल तय किया जा सकता है, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम ये करती है कि हमने 7 जो रिव्यू थे वो मुकम्मल किए, 8वां रिव्यू मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल किया। जो आखिर के 2 रिव्यू थे वो ये मुकम्मल करने में नाकाम रही। ये सारी की सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के कंधों पे आती है, हमारे कंधों पे नहीं आती। अगर IMF हमसे नाला थी, अगर हमने मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी, अगर हम IMF के प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने वालों में से नहीं है, तो फिर बात हमारे लिए किस तरह ये मानने के लायक होगी कि IMF टीम आए, हम उससे सवाल करें और वो हमें अपने जवाबों से मुतमईन करना चाहे। जरा ये बताते हैं कि IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही जो एतजाज अहसन साहब के हमसाए हैं, वही जो कासिम के अब्बा हैं, उनसे वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की। PTI चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या जमानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे, जिस पर IMF वफ्द ने चेयरमैन PTI को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान का कर्ज मुआहिदा इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके तहत मुल्क में इलेक्शन आइन के मुताबिक वक्त पर होंगे। IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पे गहरी नजर रखता है। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वीडियो लिंक के जरिए जो बातचीत की, तो PTI चेयरमैन ने जो सवाल किया कि इंतखाबात के हवाले से हमारे जो खदशात हैं उनको दूर किया जाए, तो उनका जवाब में ये कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हमारी गहरी नज़र है और मुज़ाकरात करने वाली टीम ने यह बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में $1 अरब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत
$1 अरब निगरान हुकूमत और $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली अगली हुकूमत को दिए जाएंगे। मगर इसके बावजूद IMF इलेक्शन वक्त पर होने की जमानत नहीं दे सकता और ना ही एक हद से ज्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर सकता है। IMF वफ्द ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेशगोई भी नहीं की जा सकती। लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। IMF वफ्द ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आजाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया जाएगा। वफ्द ने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन है कि जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर होगी। उम्मीद है कि इस डिजाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। अब इसमें बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। अगर तो वो प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचता है जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है कि इलेक्शन को तूल दिया जाएगा, तब भी ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट रुक जाएगा। अगर इस मौजूदा हुकूमत को ही तूल दिया जाएगा, तब भी ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट रुक जाएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की बजाय मुआशी एमरजेंसी का नफाज किया जाता है, तब भी ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट रुक जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मुआशी निज़ाम को चलाने के लिए ये वो आखिरी हरबा है जो आजमाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बड़ा फरीक जो है वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी जिससे पाकिस्तानी निज़ाम मुआश पे जो कदगन लगी है उसको दूर किया जाएगा। उसमें वो लोग शामिल होंगे जो सट्टेबाजी में मुलव्वस हैं, उसमें वो लोग शामिल होंगे जो बैरून मुल्क डॉलर स्मगल करने में मुलव्वस हैं, उनमें वो लोग शामिल होंगे जो अभी डॉलर की कम होती कीमत पर बल्क क्वांटिटी को मार्केट में फेंक रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद था तो ये किसकी जानिब से होल्ड किया गया, किसने मार्केट को शेक किया, किसने डॉलर की कीमत में इजाफे के लिए इकदाम किए और कौन सा नेक्सस है जो रियासत से ज्यादा इस वक्त मजबूत हो चुका है, तो उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ रुकती है कि हमारा फ्रेमवर्क कैसा है, हमारा निज़ाम कैसा है और निज़ाम तश्कील किस तरीके से पाएगा कि निज़ाम के अंदर जब लूप होल्स मौजूद होंगे, जब यहां पे कार्टलाइजेशन होगी, उसी कार्टलाइजेशन से पॉलिटिकल केओस देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन नहीं होता तो बहुत बड़ी सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। वो खतरे के बादल ऐसे हैं जो बरसेंगे तो पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को बहा ले जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसकी जेब से कितना पैसा निकलवाया जाएगा, निज़ाम किस तरीके से तश्कील पाया जाएगा, और अभी IMF की डिमांड्स के ऊपर, IMF की डिमांड्स क्या हैं, टैक्स बेस को बढ़ाएं। तो टैक्स बेस को बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और किसकी जेब से कितना पैसा निकलना है वो बताऊंगा। लेकिन उसके साथ जब बात कल से लेके अब तक ये हो रही थी कि PTI चेयरमैन के साथ जो मुलाकात थी वो गिले शिकवों वाली थी, उसके हकायक कुछ और मंजर आम पे आए हैं। अगर उसी को आगे बढ़ाया जाए तो वफाकी हुकूमत को ये बात परेशानी के काबिल दिखाई दी है कि अगर ये बात सच है कि IMF ने उनके सवालात के जवाब दिए हैं और हम IMF के सवालात के जवाब दे रहे हैं, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अब इसी को देखते हुए कुछ प्लानिंग्स हुई हैं, इसी को देखते हुए सियासी निज़ाम को आगे चलाने की कुछ कोशिशें हुई हैं। लेकिन उससे पहले जो कानूनी उमूर हैं उसके ऊपर बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस को काबिल समात करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशा खाना केस की समात हुई और गुज़श्ता 2 रोज़ की तरह आज भी चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश न हुए। उन्हें अदालत ने दलाइल देने के लिए तलब किया हुआ था। अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 रोज में फैसला करना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात है या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज अदालत में 2 दरखास्तें दायर की गई। एक में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई जिसमें सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाया गया, जबकि दूसरी दरखास्त में चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समात मुलतवी करने की दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने इस्तिस्ना की दरखास्त पर एतराज उठा दिया, जबकि सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 रोज में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग आपने दी कि वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। तोशा खाना केस में आपके लिए अदालत बहुत नर्म रवैया रख रही है। इतने नर्म रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इसका नाजायज फायदा उठाया गया है।
जज साहब ने कहा कि 11:30 बजे दलाइल दें वरना इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन के फैसला कर दूंगा। वक्फा हुआ। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज और चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दें तो हम आइंदा हफ्ते अपने दलाइल दे देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने केस काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को वाज़े डायरेक्शन दी है। सेशन अदालत को तोशाखाना केस पर समाअत शुरू करने की डायरेक्शन रिकॉर्ड पे मौजूद है। हुमायूं दिलावर साहब का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट ने हमें सुनने के लिए आपके पास वापस भेजा है, मैं इस पर मुत्तफिक नहीं हूं। चेयरमैन पीटीआई से उनका हक लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक वक्त है, जल्दी में फैसला किया तो नाइंसाफी होगी। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, उनसे इस तरह का रवैया तवक्को नहीं किया जा सकता। तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक चुके हैं। आज के अलावा आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुतअद्दिद बार इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर चुके हैं। गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दलाइल दे चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देते हुए आज समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने 12 जुलाई को तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस के ट्रायल का आगाज होगा और अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान की शहादतों के लिए उन्हें तलब कर लिया है। ये मौजूदा सूरत हाल है एक केस की। लेकिन दूसरी तरफ कल से लेके अब तक कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नए केसेस के इंदराज हुए हैं और कुछ केसेस जो पहले से दर्ज हैं उनकी जिम्नियों में एक नए नाम का इंदराज किया गया। वो केसेस जो 9 मई के वाकयात से मुंसलिक थे, उनकी जिम्नियां जिसमें मुख्तलिफ लोग नामजद थे, तो जिम्नियों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को अब नामजद कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई जो बार बार ये वावेला करते थे कि मुझ पे 150 के करीब केसेस हैं, वो केसेस की तादाद अब बढ़ के 214 तक पहुंच चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाकयात में हाई प्रोफाइल केसेस में जमानतें मनसूख करने का भी फैसला कर लिया। मुतल्लिका अफराद की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपील्स दायर की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपील दायर करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने सानहा 9 मई में मुलव्वस 171 अफराद की शनाख्त न होने का नोटिस लेते हुए शनाख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मफरूर मरकजी शरपसंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि केसेस को पेशा वाराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मफरूर शरपसंदों का ताकुब जारी रखा जाए। ये वो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें केसेस की तादाद 150 से बढ़ के एक शख्सियत के ऊपर 214 तक पहुंच चुकी है। अब इसी तनाजुर में गिरफ्तारियों की भी कोशिश है और उस शख्सियत का ये मानना है कि मैं 150 केसेस की पैरवी नहीं कर सकता, तो 214 केसेस की किस तरीके से पैरवी करूंगा। किसी ना किसी एक केस के अंदर मेरी जमानत को मनसूख कर दिया जाएगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब IMF के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें गिरफ्तारियों और केसेस के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एक नैरेटिव के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ बातचीत हुई है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से। वो इंतखाबात किस हद तक शफाफ होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि सिंध में से बेशतर शख्सियात की सियासत का खात्मा होने वाला है, उनकी सियासत के सफ़े से उनका सफाया होने वाला है, नाम मिटने वाला है। वजूहात क्या है आने वाले दिनों में पता चलेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेशतर शख्सियात का सफाया होने वाला है। उसका ग्रुप कौन सा होगा? जो साहिब अभी बाहर बैठे हैं उनके ग्रुप से या उनके मंजूर नज़र जो अफराद हैं वो सियासत से कुछ अरसे के लिए माइनस हो जाएंगे। बची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो वैसे ही बहुत बड़ी सतह के ऊपर सफाया हो चुका है। जो उनके नजरियाती लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो नजरियाती लोग किस हद तक इलेक्शन में उतरेंगे और उनका नैरेटिव क्या होगा, ये एक अलग मामला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान की तो पार्टी की बात ही अलग है, वो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकी। जब रजिस्टर्ड नहीं हुई, एक नैरेटिव मौजूद नहीं है, मैनिफेस्टो मौजूद नहीं है और उनके अपने लोग इस वक्त विफाकी हुकूमत का भी हिस्सा हैं,
तो वो वोट मांगेंगे तो क्या इलेक्टेबल्स की सियासत के तौर पे मांगेंगे, पीटीआई के मुखालिफ मांगेंगे या पीडीएम के मुखालिफ मांगेंगे, ये उन्हें अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का एक आम सर्वे करवाया जाए, उस आम सर्वे में लोगों से सवालात पूछे जाएं, लोगों की आरा जानने की कोशिश की जाए, तो आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में आरा नहीं मिलती हुई दिखाई देती, तो आपको वो भी आरा मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी जिसमें यह कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नेंस की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का जो तरीका मौजूद है वो बेहतरीन है। मौलाना फजलुर रहमान सदारत की मसनद पे बैठेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा। लोगों की ऐसी भी आरा नहीं है। तो सोचिए कि लोग अगर एक बारे में खामोश हैं और दूसरे के मुखालिफ बोल रहे हैं तो वोट बैंक किसका है? नजरियात में तब्दीली कैसे लाएंगे? सिर्फ लैपटॉप के ऐलानात करके, नौजवानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट के खोखले दावे करके, कि जब एक तरफ आपको आईएमएफ ही कह रहा है कि सब्सिडाइज्ड आप अपने सेक्टर्स को कम करेंगे, एक तरफ आईएमएफ आपको यह कह रहा है कि तवानाई के सेक्टर में एक साल के 3 माह के अंदर जो 18% का आपने खसारा किया है उसको कम करने के इकदाम करें। एक तरफ आईएमएफ आपको यह कह रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तनासुब के बढ़ जाने पे जो तजारती खसारा हुआ उसको कम करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आईएमएफ आपको यह कह रहा है कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इकदाम कीजिए, उसके लिए आपको बजट खसारा कम करना है और उसके लिए तरक्याती बजट को भी कम करना है और उसके लिए अपने अखराजात को भी कम करना है। कोई नई स्कीम मुतारिफ नहीं करवानी। जिस तरीके की स्कीम माजी करीब के अंदर मुफ्त आटा स्कीम को मुतारिफ करवा के अपने ऊपर एक लेबल लगवाया गया था और उसी वजह से स्टाफ लेवल का मुआहिदा ताखीर का शिकार हुआ था, तो अब की बार अगर आप लैपटॉप स्कीम का इजरा करेंगे तो यह भी एक बहुत बड़ी कदगन होगी। इसके मुतबादिल आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दे सकते थे, आप एसएमई कारोबार के लिए पैसा दे सकते थे, नौजवानों को पैसा देते, उनको 1 लाख का लैपटॉप देने की बजाय 1.5 से 2 लाख रुपया दिया जाता और कहा जाता कि इससे छोटा छोटा कारोबार कीजिए और उस कारोबार में अपने साथ दीगर लोगों को मुंसलिक कीजिए ताकि दीगर लोगों का भी रोजगार चले। यूं ही बेहतरी के इकदाम हो सकते थे और एक ऐसा प्लान तश्कील पाता जिससे हुकूमत को यह दिखाई देता कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट का आउटकम हमें पैसे की सूरत में मिलेगा, बेहतरी की सूरत में मिलेगा और वो बेहतरीन निज़ाम की बेहतरी होगी। तो ये अगर फैसला किया जाता तो बेहतर हो सकता था। लेकिन किसी एक शख्स की ईमा के ऊपर आप वही पुराना तर्ज सियासत अगर अपनाना चाहते हैं तो अपनाइए, उसके नताइज माजी की निस्बत इस वक्त आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। अब बात आती है खून चूसने के हवाले से। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, टैक्स ले लिया तो पैसा आपने ले लिया, टैक्स के साथ साथ अफराते ज़र में इजाफा हो गया तो आपने पेट की भूख भी ले ली। अब पेट की भूख लेने के साथ साथ आप इनकम के ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे तो फिर आप खून चूसने पे उतर आए और एक वक्त वो आएगा कि खून चूसने से बढ़ के बात निकलेगी तो फिर ज़बान खल्क नकारा खुदा होगी। क्या उसको कोई मानेगा? सड़कों पे अगर कोई आएगा तो वो एहतजाज की सियासत को कौन रोकेगा? इसका जवाब किसके पास है? खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली आइंदा साल के लिए मुख्तलिफ इकसाम की आमदियों पर फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट मुकर्रर किए। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के माली साल में प्राइज बॉन्ड्स की आमदनी पर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स मिन्हा हुआ करेगा। अगर सालाना टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले का कुरानंदाजी में इनामी बॉन्ड निकलेगा तो उससे 15% की कटौती की जाएगी, जबकि गोशवारे जमा ना कराने वाले शख्स का इनाम निकलने पर 30% कटौती की जाएगी। इसी तरह सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर टैक्स की शरह जो पहले 10% हुआ करती थी, अब सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वालों का सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर 15% बतौर इनकम टैक्स मिन्हा किया जाएगा, जबकि इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वाले के सेविंग अकाउंट प्रॉफिट से 30% की कटौती की जाएगी। रेंट इनकम अगर फाइलर की होगी तो उस पर 5 से 15% टैक्स काटा जाएगा, जबकि नॉन फाइलर की रेंट इनकम पर 10 से 15% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। तो यह बताइए कि नॉन फाइलर की जो रेंट का प्रॉफिट है वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका तखमीना किस तरीके से लगाया जाएगा, कितने यहां पे डॉक्यूमेंटेशन का कारोबार 50% से ज्यादा
बगैर दस्तावेजात के होता है, उसकी शरह का अंदाजा आपको मालूम है, लेकिन अभी उसकी पकड़ के लिए आप मैकेनिज्म नहीं बना सके और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए जो फाइलर है उसके गिर्द मजीद घेरा तंग करते जा रहे हैं। बोनस शेयर के इजरास पर फाइलर से 10% और नॉन फाइलर से 20% टैक्स की कटौती की जाएगी। प्रॉपर्टी ऑक्शन की रकम पर फाइलर से 5% और नॉन फाइलर से 10% टैक्स की कटौती की जाएगी। मोटर व्हीकल लीजिंग पर फाइलर से टैक्स 0 होगा, जबकि नॉन फाइलर से 12% टैक्स कटौती होगी। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फाइलर से 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए का टैक्स लिया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर को छोटी से छोटी गाड़ी की खरीदारी पर 30,000 और बड़ी से बड़ी गाड़ी की खरीदारी पर 15 लाख रुपए टैक्स अदा करना होगा। गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स फाइलर से 800 रुपए कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए लिया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर से कम अज कम 1,600 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। कमीशन पर टैक्स की शरह फाइलर से 12% वसूल की जाएगी, जबकि नॉन फाइलर से 24% वसूल की जाएगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और कैश निकलवाने पर फाइलर से 0 और नॉन फाइलर से 0.6% टैक्स काटा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बजरिया डेबिट क्रेडिट कार्ड फाइलर से 2% और नॉन फाइलर से 10% टैक्स वसूल होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फाइलर से 2%, नॉन फाइलर से 7% टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर फाइलर से 2%, नॉन फाइलर से 4% टैक्स वसूल किया जाएगा। मखसूस सर्विसेज पर फाइलर से 3%, नॉन फाइलर से 6% टैक्स की वसूली होगी। सर्विसेज पर अमूमी टैक्स फाइलर से 7%, नॉन फाइलर से 14% वसूल किया जाएगा। जिन सारिफीन का बिजली का माहाना बिल 25,000 रुपए तक होगा, उस पर टैक्स 0% होगा, जबकि नॉन फाइलर से बिजली के बिल पर 7.5% टैक्स लिया जाएगा। मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स को की जाने वाली सेल पर टैक्स 0 कर दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से रिटेलर्स को की गई सेल पर फाइलर से 0.5%, नॉन फाइलर से 1% टैक्स की वसूली की जाएगी। एजुकेशन फीस, रेंट ऑफ हैवी मशीनरी पर इस टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। अब यहां पे ये बताइए, आपने रेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आप ये कह रहे हैं कि उसमें जो फाइलर है उससे टैक्स कितना लिया जाएगा, नॉन फाइलर से कितना लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, जो रेंट आउट घर में रहता है वहां का मीटर किसके नाम पे है, उसके नाम पे या उसके मालिक मकान के नाम पे। अगर मालिक मकान के नाम पे, मालिक मकान नॉन फाइलर है और वहां पे किराए पे रहने वाला फाइलर है, तो ये तफरीक कौन कर पाएगा। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, आप ये सारा मॉडल बैनुल अक़वामी तर्ज के ऊपर बनाते हैं, लेकिन आपका यहां पे स्ट्रक्चर इस हद तक बोसीदा है, आपका यहां पे निज़ाम इस हद तक प्रागंदा है कि आप बैनुल अक़वामी निज़ाम को पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए कि बैनुल अक़वामी निज़ाम के अंदर नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं होती। नॉन फाइलर जो होता है उसके ऊपर वाइट कॉलर क्राइम का केस दर्ज किया जाता है, उसकी पकड़ होती है और उससे यह पूछा जाता है कि तुम रियासत के अंदर रहते थे, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया, कौमी खजाने के पैसों से खर्च किए गए तरक्याती मंसूबों का इस्तेमाल किया, तुमने रियासत को टैक्स नहीं दिया। जवाबदेही दो कि तुमने रियासत के कौमी खजाने को किस हद तक नुकसान पहुंचाया। और हम यहां पर नॉन फाइलर के लिए एक जन्नत बनाए बैठे हैं कि आप अरबों रुपए कमाते हैं, तो अरबों रुपए कमाने को आप सिर्फ जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 5% फाइलर टैक्स दे रहा है तो आप 15% टैक्स दे दीजिए। फाइलर लाखों कमाता है, 5% देगा, वो अरबों कमाते हैं, सिर्फ 15% देंगे। ये जवाब अगर इनके पास मौजूद है तो ये अगर सुनाना नहीं चाहते तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये हैं। लेकिन मौजूदा निज़ाम जो तब्दील हो रहा है उसमें पकड़ सबकी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।